आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा जीएस का महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें हम लेकर आए हैं अमृत काल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व को जो स्वतंत्रता आंदोलन में और उसके पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं भारत के वृद्धि और विकास में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। तो ऐसे ही आज एक नाम है एनी बेसेंट का। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उन महिलाओं में कई नाम आते हैं, जिसमें 3 महिलाएं विदेशी हैं और यह ब्रिटिश मूल की हैं। इन्होंने अपने सरकार के खिलाफ जाकर भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेरणा जगाई और यहाँ बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को जागरूक करने और उन्हें एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस 3 नाम में सबसे महत्वपूर्ण नाम एनी बेसेंट का है। उसके बाद दूसरा नाम मैडलिन स्लेड का है, जो भारत में मीराबेन के नाम से जानी गई, और तीसरा नाम कैथरीन हेलमैन का है, जो सरला बेन के नाम से जानी गई। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वह एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ। इनके माता पिता का नाम एमिली मॉरिस और विलियम वुड था, इसलिए बचपन में एनी बेसेंट का नाम एनी वुड था, जो उनके पिता के नाम से लिया गया था। लगभग 20 वर्ष की आयु में 1867 में 1867 में इनका विवाह एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ हुआ। इसके बाद इनके नाम में वुड के स्थान पर बेसेंट जुड़ गया और यह एनी बेसेंट के नाम से जानी गई। चूंकि इनका ईसाई मत में ज्यादा अभिरुचि नहीं था, कई सारे बातों को लेकर के ईसाई धर्म के बारे में मतभेद थे इन्हें, इसलिए कुछ ही वर्ष के बाद, लगभग 6 वर्ष के बाद इनका अपने पति से 1873 में तलाक हो गया। इसके बाद इनके ऊपर काफी आर्थिक संकट आया, लेकिन उस संकट से उबरते हुए यह आगे चलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी। थियोसॉफिकल सोसाइटी आप जानते हैं कि इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में एक रूसी जर्मन महिला HP ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने 1875 में किया था। वो फिर भारत में आए 1879 के आसपास और उन्होंने कुछ वर्षों में भारत में घूम करके और मद्रास के समीप अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में की। आपको जो धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो उनमें विभिन्न सारे महत्वपूर्ण जो सामाजिक संस्थाएं स्थापित की गई हैं, उसमें एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी नाम आता है। 1882 में ही एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपर्क में आए और इसके विचारों से काफी प्रभावित हुई और इसके बाद वह 1889 में 1889 में यह इसकी सदस्य बनी। अब दोस्तों, आपको पढ़ने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना है, आपको कुछ चीजों को कोरिलेट करना है। जैसे यह 1847 का समय आया, तो जब आप इतिहास या जीएस को पढ़ रहे हैं तो इस समय को भी आप देखिए कि यह क्या इतिहास में और किसी कारण से महत्वपूर्ण रहा है। इस समय भारत में कौन से यहां गवर्नर जनरल रहे हैं, यहां पर उस समय क्या घटनाक्रम हो रहा है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। आप दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और थिंकिंग कीजिए, तब आप देखिएगा कि आपका इसमें अभिरुचि भी बढ़ रहा है और बहुत समय तक इन चीजों को याद रखने में भी आपको सहूलियत हो सकती है। तो अभी हम बहुत चीजों को कोरिलेट करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब अभी पढ़ना शुरू किए हैं और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आप बहुत सारी चीजों से रूबरू नहीं होंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में वह 1889 में जुड़ी, तो उस समय 89 जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी 1889 में हुआ था। अब 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने के बाद वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो विचार थे उसको उन्होंने गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। चूंकि वह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था हिंदू धर्म के बारे में, उसमें बहुत से जो विचार थे उसको वहां रियलाइज किया जा रहा था, उसको जो है उन विचारों को प्रोत्साहित कर रहा था। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी को पुनरुत्थानवादी आंदोलन की संज्ञा दी गई है। इसमें हिंदू धर्म में कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के आया जिससे उनकी पुनरावृत्ति बढ़ी।
तो एनी बेसेंट, कर्नल ऑलकॉट और एचपी ब्लावास्टी के संपर्क में आने के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई। आगे चल करके 1891 में एचपी ब्लावास्टी का निधन हो गया। इस निधन के होने के बाद 1893 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्य करने के लिए भारत आया और वह कुछ महीनों के ट्रिप पर आई थी, लेकिन फिर भारत में आकर के भारत में ही रच बस गई और लगभग अपनी मृत्यु पर्यंत वह 40 वर्षों तक भारत में ही बनी रही और भारत में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लेकिन यह जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का क्रम है वह बहुत बाद में हुआ। पहले तो वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए कार्य करती रही और 1907 में जाकर के वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी और जीवन पर्यंत, यानी जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी रही। यानी उनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 को हुआ है, तब तक वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी रही। चूंकि उनका हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भी अभिरुचि था और उन्होंने हिंदू और बौद्ध ग्रंथों का काफी अध्ययन किया। इसके बाद वह हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हुई। उसके रहस्यवाद, उसकी आत्मा, उसके जीव आदि के बारे में जो कहे गए वक्तव्य थे उससे वह प्रभावित हुई और भारतीयों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना प्रयास आगे बढ़ाया ताकि उन्हें अपने इस धर्म से भी जोड़ा जा सके। और उन्होंने 1898 में कश्मीर के महाराजा और बनारस के महाराजा के सहयोग से सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल बल्कि आप कह सकते हैं इसको, उसको स्थापित किया 1898 में। और इसके बाद यही जो संस्था थी, यह जो कॉलेज था, आगे चल करके मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में यह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। तो एनी बेसेंट का इस प्रकार से जर्नी भारत में आरंभ होता है। वह 1914 में राजनीति में कदम रखी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपर्क में आई। उसी समय 1914 में आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 1914 से प्रथम विश्व युद्ध 1918 तक जारी रहा और इस विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों की काफी मदद की, लेकिन उसके बदले में भारतीयों को बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। और बाद में आप जानते हैं कि इसके विरोध में रॉलेट एक्ट लाया गया। जब भारतीयों ने विरोध करना शुरू किया तो रॉलेट एक्ट इनके आंदोलनों को हतोत्साहित करने के लिए लाया गया। यहां भारतीयों को जेलों में डाला गया। एनी बेसेंट 1914 में जब संपर्क में आई कांग्रेस के, तो उसके बाद उन्होंने भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास आरंभ किया और उन्होंने भारत में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। यह होम रूल लीग सोसाइटी 1916 में, सितंबर 1916 में स्थापित हुआ और इसकी वह अध्यक्षा बनी। इसके बाद इसमें बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे वह इस होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े। इसमें जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाडिया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर अस्प्रू, मौलाना आजाद जैसे अनगिनत नाम हैं। यानी सैकड़ों कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता इसके साथ जुड़े। इसी समय होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना तिलक के द्वारा भी की गई थी, लेकिन तिलक ने इस होम रूल लीग आंदोलन का कोई अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया था। वह अपने होम रूल लीग सोसाइटी के अध्यक्ष नहीं थे। उनका जो होम रूल लीग आंदोलन था तिलक का, वह महाराष्ट्र और मध्य प्रांत, बरारा आदि के क्षेत्रों में था, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया जो होम रूल लीग आंदोलन था यह पूरे भारत में, लगभग इसकी 200 शाखाएं खोली गई और इसको पूरे भारत में जोर शोर से प्रसारित किया गया। आगे चलकर उनके इन कार्यों से और अपने भाषणों में ब्रिटिश सरकार की काफी ज्यादा आलोचना किए जाने के कारण
उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब तिलक और अन्य कांग्रेस के नेताओं ने इसका काफी बड़े पैमाने पर विरोध किया तो अंत में सरकार ने इन्हें जून 1917 में जेल से रिहा कर दिया। इनके साथ इनके कुछ सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया था, उसमें से भी कुछ सहयोगियों को छोड़ दिया गया। इसके बाद यह दिसंबर 1917 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षा बनी और यह पहला अवसर था जब कोई महिला कांग्रेस की इतने वर्षों के अंतराल के बाद महिला अध्यक्ष बन रही थी। तो आप जानते हैं कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की है कांग्रेस की। इसके बाद गांधी का उसी समय आप जानते हैं 1916 में भारत के राजनीतिक आंदोलन में प्रवेश हुआ और धीरे धीरे महात्मा गांधी का कद बढ़ता चला गया। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन किया और सबसे पहला जो भारत में उन्होंने आंदोलन किया वह सत्याग्रह, चंपारण का सत्याग्रह था। तो उनके विचार से और जो एनी बेसेंट के विचार थे वह दोनों ज्यादा मेल नहीं खाते थे, इसलिए शुरू से ही एनी बेसेंट महात्मा गांधी से विचारों में कुछ मामलों में अलग हो गई, उनके साथ उनका उतना बनाव नहीं रहा। और इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि जब 4 फरवरी 1916 को, जब हमने पहले बताया कि बीएचयू की स्थापना की गई, तो उसके उद्घाटन समारोह में उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग भी आए हुए थे और बहुत सारे देश के महत्वपूर्ण गण्यमान्य नेता भी जुटे हुए थे और इसमें महात्मा गांधी को भी बुलाया गया था। और जब महात्मा गांधी को भाषण देने का अवसर आया और उस जो पूरे सभा का अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने उस भाषण में भारत सरकार के खिलाफ बहुत से बातें बोलना शुरू किया और लोग उनकी बातों को काफी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। लेकिन इससे लॉर्ड हार्डिंग अपने आप को असहज महसूस करने लगे। उन्होंने यानी महात्मा गांधी ने उस समय ब्रिटिश सरकार के बहुत से कार्यों की धज्जियां उड़ा दी, उन पर बहुत सारे आक्षेप लगाए, उनकी आलोचनाएं की। अब इससे एनी बेसेंट भी असहज महसूस की और बीच में उनके भाषण को रोकने का बार बार आग्रह किया, लेकिन गांधी जी रुके नहीं और लगातार वह अपने भाषण को जारी रखे। और चूंकि देश में एक पहला ऐसा व्यक्ति था जो वहां पर भारत सरकार के गवर्नर जनरल के सामने, यानी भारत में सरकार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने उन्होंने निडर होकर के अपना भाषण जब देना शुरू किया तो सभी वहां पर लोग भौचक्के के रह गए, क्योंकि कोई भी वहां पर ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों और उसमें भी जब एक ब्रिटिश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है तो उसके सामने सरकार की आलोचना करने का साहस किसी के पास नहीं होता था। लेकिन यह साहस पहली बार गांधी ने कर दिखाया। और जब आप लुई फिशर की गांधी पर लिखी गई पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने इसका विस्तार से विवरण दिया है कि कैसे उन्होंने किन किन शब्दों का चयन किया और कैसे सरकार को घेरा। अब इससे एनी बेसेंट असहज हुई, उनको बार बार रोकने का प्रयास किया, फिर भी गांधी नहीं रुके और अपने भाषण को लगातार जारी रखे। फिर बाद में उस सभा को पूरा किए हुए बिना ही भंग कर देना पड़ा और तभी से कह सकते हैं कि उनका महात्मा गांधी के साथ जो संबंध थे वह संबंध थोड़े बिगड़ गए और वह अंत तक नहीं ज्यादा सुधरे। तो दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव रहे। आगे चल करके जब गांधी का कांग्रेस में प्रवेश बढ़ा तो जो है एनी बेसेंट 1919 के बाद जो है राजनीति से धीरे धीरे अपना दूरी बनाने लगी और फिर वह ज्यादातर सामाजिक कार्यों में लगी रही और अंत में उनका थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्य करते हुए अध्यक्षा के रूप में 1933 में अड्यार में निधन हुआ। एनी बेसेंट ने सामाजिक सुधार के लिए भी बहुत सारे काम किए और खास करके स्त्रियों की शिक्षा, सम्मान, उनकी स्वतंत्रता, उनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, इन सब में
एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पहले तो उन्होंने, जैसा हमने बताया अपने लेक्चर में, कि 1898 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल खोले बनारस में, जो आगे चलकर के BHU में परिवर्तित हुआ। 1913 में उन्होंने बनारस में ही राजघाट के समीप लड़कियों के लिए एक बसंत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें केवल लड़कियां अध्ययन कर सकती थी। आगे चल करके एनी बेसेंट के प्रयास से 1917 में एक सोसाइटी स्थापित की गई, जिसका नाम है वीमेन इंडियन एसोसिएशन, WIA। इस एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट ने डोरोथी जीन राजदास, मालती पटवर्धन, अंजू स्वामीनाथन, श्रीमती दादा भाई एवं श्रीमती अंबुजल के साथ मिलकर किया था। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो हमारा वीमेन इंडियन एसोसिएशन बनाया गया, उसमें एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस प्रकार उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए, और इसलिए उन्हें आज भी याद रखा जाता है। वह पहली ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने अपने मुल्क के खिलाफ ही यहाँ भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एकजुट करने का प्रयास किया, और खास करके महिलाओं में स्वतंत्रता की प्रेरणा भरी। तो एनी बेसेंट के बारे में खास पेशकश यही है। साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं एनी बेसेंट के लिए, तो उन्होंने 1870 के दशक में, चूंकि काफी पढ़ी लिखी महिला थी, तो एक नेशनल रिफॉर्मर नामक पत्रिका आती थी, जो चार्ल्स ब्रैडलॉफ ने शुरू किया था। तो उनके साथ मिलकर के उन्होंने 1870 में नेशनल रिफॉर्मर में काम किया, नेशनल रिफॉर्मर में। इसके बाद 1914 में उन्होंने 2 अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया। उसमें एक न्यू इंडिया था, जो दैनिक पत्रिका था, और दूसरा कॉमनवेल्थ था, जो साप्ताहिक पत्रिका था। तो इन 2 पत्रिकाओं के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये दोनों पत्रिकाएं एनी बेसेंट से जुड़ी हुई हैं। तो एनी बेसेंट के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। फिर आगे अगले अंक में, अगले वीडियो में, अगले नए ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। जय हिंद।